तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो, मैंने बेबसी से कहा। मेरा ज़हन 12 घंटों में माऊफ होकर रह गया है। पता नहीं तुम इस बोझ को कैसे सहार रहे हो। तुम ही कुछ सोचो, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, वरना रास अल्मेडा और इस फर्म का खुफिया गठजोड़ ना होता। फोल्डर में मौजूद कागजात क्या कहते हैं? मैंने रसानिया से पूछा। वो खुफिया तहरीरें हैं। मैंने पूरा प्लंदा क्रिप्टोग्राफी वालों को भिजवा दिया है। और इस्लामाबाद वाले कादर का क्या बना? मैंने फिर सवाल किया। अब वो बाकायदा जेर तफ्तीश है, उसे जुबान खोलती है। मैं फोन पर उससे बातें जरूर कर रहा था, लेकिन मेरा ज़हन एयरपोर्ट पर मौजूद त्यारे में ही उलझा हुआ था। मैंने पुरख्याल लहजे में पूछा, मुंबई से आने वाला माल बरदार जहाज कहाँ उतरेगा? क्या मुंबई से आमद पर उसकी तफसीली तलाशी ली जा चुकी है? त्यारा टैक्सी वे के आखिरी सिरे से जरा पहले एप्रन पर खड़ा हुआ है। जहाज की रस्मी देखभाल की गई थी। जब तक किसी पर शुबा ना हो आमतौर पर तफसीली तलाशी नहीं ली जाती, लेकिन ये मुश्तबा त्यारा है। मैंने जोर देकर कहा, हो सकता है कि रास अल्मेडा के लिए काम करने वाली एयरलाइन के अमले ने मौका पाकर बारूदी क्रेट इस त्यारे में छुपा दी हो। ओह, मुझे ये ख्याल नहीं आया था। उसकी आवाज अचानक पुरजोश होगी। ऐसी तलाशी कस्टम और इमिग्रेशन का कानूनी हक होता है। चार्टर किए जाने वाले जहाजों के साथ ऐसा होता रहता है। मैं भी तलाशी की तैयारी करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इस जहाज को देख सकूं। मैंने कहा, तुम आ सकते हो। उसने फौरन नहीं कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को नजरअंदाज करना मेरे बस से बाहर है। बस जरा मसला ये हो सकता है कि जहाज पर किसी अजनबी चेहरे को देखकर मुजरिम न भाग निकले। मैं जुर्म के साथ हर मुजरिम की बेखुनी के हसूल पर यकीन रखता हूँ। फिर मैं नहीं आऊंगा, मैंने सख्ती के साथ कहा। मैं खुद भी अपनी किसी ख्वाहिश की वजह से मुजरिमों को फायदा उठाने का मौका नहीं देता। अगर यही के 9 मिशन है तो उसकी मुकम्मल तबाही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम बहुत अजीम और बेलोस इंसान हो। उसके एक एक लफ्ज से खलूस की महक आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक आम और गोशा नशीन शहरी भी इस कदर बुलंद किरदार हो सकता है। मुझे मेरी जगह पर रहने दो, मैंने हंस कर कहा। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना शिकवे शुरू कर दूंगा। शिकवे? किस बात के शिकवे? तुम कहो, मैं तुम्हारे शिकवे का जवाब दूंगा। रहने दो, वरना अभी सरकारी और गैर सरकारी की बहस छिड़ जाएगी। मैंने कहा। ओह, मैं समझ गया। वो समझदार अफसर था, फौरन मेरी बात की तह तक पहुंच गया। ब्लैक हॉक के फोल्डर वाली बात असूली थी। मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि मेरा रवैया तुम्हें पसंद नहीं आया, मगर मैं मजबूर था। फोल्डर में सर खुपाने के बाद मैं सारे कागजात तुम्हें भेज देता, मगर ऊपर से कुछ हदायत आ गई और मुझे उस पर अमल करना पड़ा। ये हमारी मजबूरियां होती हैं, मगर मैं फिर भी तुमसे मुआहदत का हूँ। मेजर गौस से मिलने वाली खबर सबके लिए मायूस कुन थी। सुल्तान शाह मुंह लटका के बोला, ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात होगी। अब क्या होगा? कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मेजर गौस खुद भी इस नतीजे से मुतमईन नहीं है। क्यों? इसे क्या परेशानी है? वो तो शायद बहुत गैर जज्बाती अंदाज में पूरे मामले को देख रहा है। वीरा ने चौंक कर कहा, पहले उसकी तारीफ और अब तनकीस कर रही हो। मैंने उसे घूर कर कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि गैर जज्बाती होना भी तारीफ के जुमरे में आता है। जज्बाती किस्म के लोग अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर पाते। क्या कह रहा था वो मेजर गौस? ब्लैक हॉक के घर से रिपोर्ट ले जाया जाने वाला मार्बल का सामान एक बड़े सियासतदान की तिजारती फर्म कब्रस भेज रही है। मैंने मेजर गौस की दी हुई खबर का दूसरा हिस्सा दोहराते हुए कहा। ओह, अव्वल खान सीटी बजाने वाले अंदाज में अपने होंठ सुकेट कर हैरत से बोला, फिर तो मेजर गौस की भी आंखें खुल गई होगी। क्या इन लोगों ने कहां कहां हाथ डाला हुआ है? वो इसी एक बात से बहुत परेशान है। अब मैंने उसे जहाज को खंगालने की आखिरी तजवीज दी है। अगर ये भी बेसमर साबित हुई तो हमारे पास सब्र करने के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। जहाज की तलाशी में क्या रम्ज पनाह है? वीरा ने तंजिया लहजे में पूछा। हम एयरपोर्ट ले जाए जाने वाली पेटियों की असल तादाद से लाइल्म है, लेकिन ब्लैक हॉक के घर पर नजर आने वाली शहादतों से जाहिर हो रहा है कि इस खेप में से मार्बल के सामान के 3 क्रेट रोककर बारूदी क्रेट भेजे गए हैं। हो सकता है कि मकामी तजारती फर्म कोई सेहर पेर का इल्म ही ना हो सका हो और एयरपोर्ट पर खामोशी से वो तीनों खतरनाक क्रेट जहाज पर पहुंचा दिए गए हों। माल चढ़ाने के बाद गिनती होगी तो इसमें वो क्रेट भी शामिल हो सकते हैं, या फिर कागजात में 3 पेटियां कम कर दी जाएंगी। तुम पहले हेरोइन फरोश थे और आजकल सरफरोश बने हुए। मेरा ख्याल है कि तुमको इन दोनों मशगलों से हटकर वकालत का पेशा इख्तियार करना चाहिए था। तुम बाल की खाल निकालने में कुछ ज्यादा ही माहिर हो। तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि मेरी माँ मुझे पढ़ा लिखा कर वकील बनाने के ख्वाब देखती हुई इस दुनिया से चलेगी। मैंने अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहा, चाहे जो उसी की ख्वाहिश का फितरी समर है। क्या तुम मुझे वकालत का पेशा इख्तियार करने का मुफ्त मशवरा दे रही हो? वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। अव्वल खान सख्त बेचैनी का शिकार हो रहा था। वो अपने दफ्तर जाने या ना जाने के बारे में भी तजब्जब का शिकार था। केनाइन का मसला सिमट कर अपने आखिरी मराहिल पर आ चुका था। मेजर गौस ने फौरी तौर पर मुश्तबा त्यारी की तलाशी की मुहिम सर करने का इरादा किया हुआ था। अव्वल खान इस मरहले पर हम लोगों के साथ ही रहना चाह रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बीमारी की हालत में अपने दफ्तर जाकर दोबारा हमारी तरफ लौटे। उसने अपने जूते उतारे और सोफे पर नीम दराज होकर वहीं रुककर मेजर गौस की आखिरी कोशिश के नतीजे का इंतजार करने का ऐलान कर दिया। केनाइन के चक्कर में किसकी फर्म मुलव्विस है?
गजाला ने मुझसे पूछा। आमतौर से वहां हमारे मुबाहसों में बहुत कम हिस्सा लेती थी, बस खामोश बैठी भांत भांत की बोलियां सुनती रहती थी। मैंने नाम पूछा, ना मेजर घोष ने बताया। मैंने कहा, सियासतदानों के मामलात तो इतने हिसास और नाजुक होते हैं कि इनके खिलाफ वाज़ेह मुकदमात दर्ज करने से पहले भी कई जगहों से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। ये किस्सा भी इन्हीं नज़ाकतों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। फिर कहीं नाम सामने आ सकेगा, फर्म का नाम खुलते ही सबको पता चल जाएगा कि कौन गंद फैला रहा है। सुल्तान शाह ने कहा, लोगों को मालूम होने की किसी को परवाह नहीं होती। लोगों में घुलो मिलो तो वो अंदर की ऐसी ऐसी सरबस्ता कहानियां सुनाते हैं कि सर चकरा कर रह जाता है। लेकिन ये कहानियां हमेशा सीना गजट में दफन हो जाती है, कभी सरकारी जराये से मंजरेआम पर नहीं आती, क्योंकि घूम फिर कर फिर यही चेहरे हुकूमत करते हैं मुल्क पर। मेरी इस बात पर सुल्तान शाह मुंह बिगाड़ कर बोला, मेरा बस चले तो मैं इस फर्म के गद्दार मालिक को इन ही क्रेटों से बांध कर उड़ा दूं जो ब्लैक हॉक के घर से मिले हैं। हो सकता है कि डैनी के कहने के मुताबिक इस फर्म को सारी हेर फेर का इल्म ही ना हो। वीरा ने उसे समझाया, बेकार बात है। सुल्तान शाह ने हकारत से कहा, सजा देने के लिए उसका यही एक जुर्म काफी है कि इस फर्म के ब्लैक हॉक से गहरे कारोबारी मरासम है। भला इस साजिशी लोगों का कारोबार से क्या वास्ता? ये तो कारोबार के बहाने से भी भारी रिश्वतें देने के आदी हैं। अपने जरखरीद गद्दारों से रुपए का माल 10 रुपए में खरीदते हैं ताकि इनके काले धन को कारोबारी हेर फेर से मुसलसल कानूनी तहफ्फुज मिलता रहे। वो मौजू बहुत नाजुक था। बात आगे चली तो अव्वल खान भी खामोश नहीं रह सका और सोफे से उठकर पूरे जोरों शोर से अपने ख्यालात जाहिर करने लगा। 4 बजे फोन की घंटी बजी तो मुझे यकीन हो गया कि वो मेजर गौस का फोन था। इस वक्त भी तीनों फोन ड्राइंग रूम में मौजूद थे और फाल थे। अव्वल खान ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो मैं दूसरा रिसीवर उठा चुका था। अव्वल खान, खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हम सुरखरू हो गए। डैनी की हर बात हर बहर्फ दुरुस्त साबित हुई है। मेजर घोष की आवाज फरते जज्बात से कांप रही थी। डैनी को बुलाओ, मैं ये खुशखबरी सबसे पहले उसी को सुनाना चाहता हूँ। मैं दूसरी लाइन पर मौजूद हूँ। मैंने उसका पैगाम सुनकर सुकून से कहा, तुम वाकई जीनियस हो यार। तुम मेरे सामने होते तो मैं इस वक्त तुम्हारा मुंह चूम लेता। K9 मिशन बेनकाब हो गया। बारूद की वैसी ही बिल्कुल 3 पेटियां जहाज के अकलौते कैबिन की दीवारों में पोशीदा थी जो हम पिछली रात देख चुके हैं। अब ये जहाज कराची से परवाज नहीं कर सकेगा। इस वक्त तुम कहां से बोल रहे हो? मैंने पूछा। एयरपोर्ट से। जहाज के कप्तान ने राज फाश होते ही खुदकुशी कर ली है। इन खतरनाक पेटियों को नकारा बनाने के लिए इमरजेंसी का ऐलान करके हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। मैं यहाँ बहुत मसरूफ हूँ। अव्वल खान खुशी से बेइख्तियार होकर किसी बच्चे की तरह पूरी आवाज से चीख पड़ा। गजाला की आंखों में तेजी के साथ शबनम उतरती जा रही थी। मेजर गौस से मिलने वाली वो खबर इस कदर अहम और सनसनीखेज थी कि फोन पर अपने फौरी रद्दअमल का इजहार करने के बाद हम में से कोई भी काफी देर तक कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। चारों ही फरते जज्बात से बहुत ज्यादा मकलूब हो गए थे। गजाला की आंखों की नमी में मैंने पहले ही देख ली थी। फिर अव्वल खान की आंखें भी धुंधलाने लगी। वीरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर उसकी आवाज हल्क में फंस कर रखी। इतनी बड़ी खबर मिलने पर सब यूं खामोश हैं जैसे मेजर गौस ने किसी करीबी अजीज के इंतकाल की खबर सुनाई हो। जनसानियों बाद सुल्तान शाह ने संभाला लेकर सकूत तोड़ते हुए कहा, खुदकुशी करने वाला कप्तान तुम्हारा रिश्तेदार होगा। वीरा ने तेजी से कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि डैनी का दिमाग किस मिट्टी का बना हुआ है। ये एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज करता है और फिर इस पर सोचता चला जाता है, हत्ता कि अपनी बात मनवा लेता है। इस बारूदी पेटियों के बारे में सब जीत जा चुके थे। आखिरी लम्हों तक हौसला शिकन इतलात मिल रही थी, लेकिन डैनी पर यकीन था और आखिरी जीत इसी की हुई। यूं मालूम होता है जैसे राज सलमाना ने डैनी के मशवरे ही पर यह पूरा बखेड़ा फैलाया हो। अव्वल खान ने हंस कर कहा, वरना सिर्फ K9 के 2 लफ्ज़ी इशारे से सब कुछ खोद निकालना आसान नहीं था। राज सलमाना इस वक्त जलाकर अपनी बोटियां दोष रहा होगा। सुल्तान शाह ने बेसाख्ता मुस्कुराहट के साथ कहा, कल रात की हजीमत के बाद आज उसकी कमर ही टूट गई होगी। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ K9 मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया था और वो मिशन बुरी तरह नाकाम हो गया। बस यही एक बात यकीन से कही जा सकती है कि K9 नाकाम हो गया। मैंने कहा, वरना दूसरी बहुत सी बातें अभी तक अंधेरे में हैं। जहाज के कप्तान की खुदकुशी के बाद अब इस राज पर से कभी पर्दा नहीं उठ सकेगा कि गैर कानूनी और खुफिया तौर पर ले जाई जाने वाली बारूदी पेटियां किस निशाने को तबाह करने के लिए ले जाई जा रही थी। क्यों? अब इस बारे में क्या शुबा है? वीरा ने चौंक कर पूछा। मैंने K9 मिशन का जिक्र राज सलमाना की जुबान से सुना था। बाद में पता चला कि अमरीकियों ने बरसों पहले कराची के एक तरक्याती सर्वे से इस साहिली पट्टी को K9 का नाम दिया था, जहां बाद में एटमी बिजली घर बना लिया गया। इससे आगे सब हमारे क्या साथ हैं। कौन बताएगा कि मार्बल के सामान और बारूदी जखीरे के साथ उड़ने वाले जहाज को कराची के हवाई अड्डे से ले जाकर कहीं गिराने की साजिश तैयार की गई थी। वीरा बौखलाए हुए अंदाज में अव्वल खान का मुंह तकने लगे। मेरी बात ने उसे चकरा कर रख दिया था। डैनी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अव्वल खान ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा। बारूदी पेटियां पकड़कर ये साबित नहीं किया जा सकता कि इनके असल अज़ाइम क्या थे। मंसूबा बनाने वाला राज सलमाना है जो रुपोश है। जहाज के मिशन का सही इल्म सिर्फ उसके कप्तान को था। वो खुदकुशी कर चुका है। लेकिन वो फर्म हमारे सामने है जो मार्बल का सामान कब्रस भेज रही थी। सुल्तान शाह ने मुजाहमत की। वो कभी किसी साजिश का एतराफ नहीं करेंगे। वो कब्रस वाली कहानी पर अड़े रहेंगे।
बारूद की पेटियों को वो जहाज के कप्तान की कोई खुफिया बदमाशी करार देंगे। और ये फिर इम्कान अपनी जगह पर बहुत कवी है कि मकामी फर्म के मालकान और मुलाजमीन असल खेल से बिल्कुल बेखबर हों। रास अल-मैंडा ने उन्हें मकारी से अपना आलाकार बनाया हुआ है। अव्वल खान ने कहा, इनका यही जुर्म क्या कम है कि इनका बरामदी सामान ब्लैक हॉक की कमीनगाह से रवाना किया गया था। सुल्तान शाह कामयाबी की अहमियत में कोई कमी तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। वो एक दूसरी बात होगी। मैंने कहा, इन लोगों को अपने मशकूक मरासिम के लिए जवाबदेही करनी पड़ेगी, लेकिन K9 वाला किस्सा अब हमेशा के लिए एक सरबस्ता राज रहेगा। मुझे यकीन है कि ब्लैक हॉक के फोल्डर से भी इस बारे में कोई मदद नहीं मिल सकेगी। ये न भूलो कि शी और डेविड स्टार्स वाले अपने मकासद हासिल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी से और मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने मकामी फर्म के मालकान को ब्लैकमेल करके अपने मजबूत चुंगल में लिया हो। कोई पाकिस्तानी कितना ही खुद गर्ज और कमीना हो, इससे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी को जानते बूझते हुए K9 जैसे किसी भयानक मंसूबे में शरीक हो जाएगा। ये बहस बेकार है। वीरा मेरी बात काट कर कहा, मैं मुजरमों को अदालत के कटहरे में खड़ा करके सजायाब नहीं कराना जो हम सबूत और गवाहों की फिक्र में पड़े हुए हैं। साजिश का ताना बाना बिखर चुका है। कुछ दुश्मन मारे जा चुके हैं। रास अल-मैंडा अपने 2 मददगारों के साथ बाकी रह गया है। वो तीनों भी जल्दी मारे जाएंगे। कर्नल अशफाक और मेजर गौस की हमायत के बाद ये काम आसान हो जाएगा। ये न भूलो कि अब मैं भी अपने मसाइल से आजाद होकर अपने मनसब पर पूरी तरह बहाल हो चुका हूँ। अव्वल खान ने आसूदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तक इस्लामाबाद में कादर की नस्ल का एक भी फर्द मौजूद है, हमें किसी खुशगुमानी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। कड़ी छानबीन के बाद कर्नल अशफाक के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कौन जाने के मजीद कितने कादिर इनकी जद में आए हुए हैं। गिनती के चंद अफसरों को छोड़कर आजकल तो हर एक ही अमेरिका और स्विट्जरलैंड में असासे बढ़ाने की फिक्र में लगा हुआ है। वो किसी की भी गर्दन नाप कर इससे अपनी पसंद और मर्जी के फैसले सादर करवा सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान के होंठों पर से मुस्कुराहट मालूम होगी और उसकी आंखों में फिक्रमंदी की झलकियां तैरने लगी। तो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, कर्नल अशफाक कह रहा था कि कादिर के मामलात को खुफिया रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन ब्लैक हॉक ने वो खबर हासिल कर ही ली। मेरा तो ख्याल है कि कादिर के मामले को उछाला जाना है ताकि इसका हशर देखकर दूसरे बेईमान और खुद गर्ज अफसर अपनी हरकतों से बाज रहें। हमारे यहाँ एक बड़ी खराबी यह है कि शाज़ो नादर किसी बड़े घड़ियाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो सियासी अज़ाइम के तहत उसे हर एक से पोशीदा रखने की कोशिश की जाती है। ये कमाल मुकम्मल जमहूरियत ही दिखाती है। वीरा इसकी बात काट कर बोली, कौमी अहमियत के मुकदमों की खुली कार्रवाई टेलीविजन पर दिखाई जाती है ताकि अदालतों के साथ आवाम भी सच और झूठ का तजिया करके अपनी राय कायम कर सके। इस तरह बारसूख मुजरमों के खिलाफ फैसला सादर करते हुए कोई जज किसी खौफ में मुब्तला नहीं होता। इसे यकीन होता है कि इसका मुल्क के मुहज्जब राय आमा इसकी पुष्ट पनाह है। जमहूरियत के ज्यादा गुन न गाओ। सुल्तान शाह मुंह बनाकर बोला, इल्जाम का सामना करने वाला फोरियों के मुंह खोलकर किसी चर्ब जुबान को अपना वकील बना ले तो भयानक मुजरिम अवाम का हीरो और मजलूम बन जाता है। इस वक्त भी यही राय आमा मुनसिफाना फैसले की राह की दीवार बन जाती है। तुम वकीलों की तौहीन कर रहे हो। अव्वल खान ने शरारती लहजे में उसे याद दिलाया, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा। सुल्तान शाह मुदाफाना लहजे में बोला, अच्छे और बुरे लोग हर शोबे में होते हैं। जब वाटरगेट स्कैंडल में अमेरिका के सदर का दामन दागदार हो सकता है तो वो वकील किस गिनती में आते हैं। फिर ये भी देखो कि हर मुकदमे में 2 फरीक होते हैं। दोनों के वकील पूरे जोरों शोर से दलाइल देते हैं और इनमें से एक मुकदमा हार जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि हारने वाला अदालत की नजरों में गलती पर था। वो जिसे बेगुनाह करार दिलवाने पर सारा जोर सर्व किए दे रहा था, वो दर हकीकत कैद या फांसी की सजा का मुस्तहिक था। वेरी गुड। अव्वल खान ने सुल्तान शाह की तारीफ में फिक्रा चुस्त किया, मुझे आज पता चला कि तुम भी खूब बोल लेते हो। ये वाटरगेट स्कैंडल तुम्हारे दिमाग में कहां से घुस आया? बस कभी कभी अखबार पढ़ लेता हूँ, बाज बातें खुद ब खुद जेहन में अटकी रह जाती हैं। सुल्तान शाह ने इंकिसार से कहा, वरना मैं वाटरगेट को भाटी या लोहारी गेट की किस्म की कोई चीज समझता रहता। बात दूर निकलती जा रही है। मैंने दखल अंदाजी करते हुए कहा, हम कर्नल अशफाक और मेजर गौस की मुतवक्का कामयाबियों के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। बारूदी पेटियां मिल चुकी हैं, आगे क्या होगा? K9 वाले कजिए को अब दफन ही समझो। अव्वल खान कदर तअक्कुफ के बाद बोला, तुम्हारे इत्मीनान के लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि इस मिशन या साजिश को बुरी तरह नाकाम बनाया जा चुका है। अब ये मामला मिलिट्री वालों के हाथों में है, कादर उनकी तहवील में है। देखना होगा कि मार्बल का सामान कब्रस भेजने वालों का क्या बनता है। इस बारे में मेजर गौस ही से कुछ मालूम हो सकेगा। वो इस वक्त कराची के हवाई अड्डे पर बहुत मसरूफ है। हमें सब्र के साथ उसके फारिग होने का इंतजार करना होगा। वो वाकई कठिन मराहिल से गुजर रहा होगा। गजाला फुलेरी लेकर बोली, इनमें से हर बारूदी करेट में एक रिमोट कंट्रोलर डेटोनेटर है और सारे रिमोट कंट्रोल रास अल-मैंडा के पास है। अगर वो मुकर्रर रेंज में दाखिल होने में कामयाब हो गया तो अब भी वो तबाही फैला सकता है। उसने सबसे पहले इन खतरात का सद्देबाब किया होगा। अव्वल खान इस तरह लहजम बोल पड़ा। उसे मालूम था कि हर करेट एक मखसूस रिमोट कंट्रोल से लम्हा भर में उड़ाया जा सकता है। मनफी पहलुओं से डरने के बजाय इस किस्से के खुशगवार इम्कानात पर गौर करो।
उसने ब्लैक हाक के मकान पर ही अपने बारूदी माहिरीन को बुला लिया था। रॉडनी यार के बारे में उसने पहले ही मुआजरत कर ली थी। मैंने खुद कलामी के ऐसे अंदाज में कहा, रास अल्मैंडा ने रॉडनी यार का नाम इख्तियार करके सिफारती मराहत हासिल की हुई है। वो यहाँ जितना गंज चाहे फैला रहा है, हमारा कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसे नापसंदीदा करार देकर मुल्क से निकाला तो जा सकता है। अव्वल खान ने कहा, इसमें खारजा ताल्लुकात की बारीकियां आड़े आ सकती हैं। मैंने मायूसी से कहा, मेरे हिसाब से ये आर्मी या किसी और इदारे का केस ही नहीं है। इसे हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से निपटा सकते हैं। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ हमारे दोस्त भी इसी नतीजे पर पहुंचे और हमें अपना काम करने का मौका मिल जाए। वीरा ने पुर उम्मीद लहजे में अपना ख्याल जाहिर किया। तुम अपना एक वादा भूल रहे हो। सुल्तान शाह ने चौंक कर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, वो क्या? मैंने हैरत से पूछा। फौरी तौर पर मुझे अपनी कोई वादा खिलाफी याद नहीं आ सकी। जेफ मिलर का ऑपरेटर अब हमारे लिए अपनी अफादियत खो बैठा है। तुमने मेजर गौस से वादा किया था कि वक्त आने पर यह ऑपरेटर अव्वल खान के जरिए उसे भिजवा दोगे। ओह, वो मैं अभी अव्वल खान को दे दूंगा, लेकिन अब मेजर गौस को इसकी जरूरत नहीं रही। कल रात ब्लैक हाक के घर से ऐसे 2 ऑपरेटर्स उसके हाथ लगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इन 2 आलात की गुमशुदगी की खबर मिलते ही रास अल्मैंडा ने इनका इस्तेमाल हमेशा के लिए तर्क कर दिया होगा। रात से प्लास्टिक का ये डिब्बा बिल्कुल खामोश है। बात खुली गई है तो तुम खुद इससे बात करने की कोशिश करो। सुल्तान शाह ने बरजस्ता तजवीज पेश की। इसके लिए इतला धमाके से कम नहीं होगी कि जेफ मिलर का ऑपरेटर्स तबाह नहीं हुआ था, बल्कि मुसलसल तुम्हारे तसर्रुफ में था। हो सकता है कि वो विपर कर काम की कुछ बातें बकता चला जाए। सुल्तान शाह की इस तजवीज ने सभी की तवज्जो मबजूल करवा ली और हर एक ने उसकी हमायत में अपने दलाइल देने शुरू कर दिए। इस वक्त तक रास अल्मैंडा के साथ मेरी जो आंख मचोली चल रही थी वो उसके K9 मिशन के बारे में थी। मैं उसके खुफिया इरादों से वाकफियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे अपनी बेखबरी का आइडिया देता रहा। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर बंबई से आने वाले माल बरदार त्यारे पर होने वाली कामयाब कार्रवाई के बाद हर बात खुल गई थी, जिस बारे में राजदारी की मजीद कोशिश बेसूद थी। मेरी आमादगी देखकर सुल्तान शाह फौरन ये ऑपरेटर्स उठा लाया। ऑपरेटर्स ऑन करते हुए मैं दिल दिल में ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि मेजर गौस या इसके आदमी ऑपरेटर्स पर मेरी गैर मुतवक्का आवाज सुनकर हक्का बक्का रह जाएंगे। मैं डैनी बोल रहा हूँ, चीफ से बात करनी चाहता हूँ, ओवर। मैंने बटन दबाकर अपना पैगाम अंग्रेजी में नशर किया और बटन छोड़कर जवाब का इंतजार करने लगा। मैंने ऑपरेटर्स की आवाज खासी बुलंद की हुई थी, मगर वो चारों अपनी निशिस्तों पर यूं मुतजस्सिसाना अंदाज में आगे की तरफ झुके हुए थे जैसे सिलसिल की आले से सरगोशियों में आवाज़ें बरामद होने की तवक्का कर रहे हो। चंद सानियों तक लाइन पर धीमा धीमा रेडियाई शोर गूंजता रहा, फिर अचानक ही शोर का वो सिलसिला मुनक़ता हुआ और कमरे की महदूद फिजा में रास अल्मैंडा की ठहरी हुई भारी आवाज गूंजने लगी। शायद तुम मुझे ये जताना चाह रहे हो कि पिछली रात मेरे आदमियों की बेपरवाही की वजह से 1 या 2 ऑपरेटर्स तुम्हारे हाथ लग गए हैं, ओवर। वो ऑपरेटर्स दूसरे मुस्तहकीन अपने साथ ले गए थे। मैं पहले से तुम्हारी रोबदार आवाज सुनता रहा हूँ। तुमने जेफ मिलर और गैरी हार्ट को धोखे से पकड़वा कर उनके साथ जुल्म किया है, ओवर। ओह। ऑपरेटर पर उसकी बेसाख्ता गुर्राहट सुनाई दी। वो फौरन ही मेरी बात का मफहूम समझ गया और बोला, तो मेरा शुबा दुरुस्त था। जेफ मिलर झूठा और हरामजादा निकला, अब वो सिसका कर मारा जाएगा। इन दोनों की पुरजोर यकीन दहानियों ने मुझे मुगालते में डाल रखा और इसी वजह से तुमको अपनी गुंडागर्दी दिखाने का मौका मिल गया। मैं हैरान था कि ग्रे हाक आवाज निकालते ही कैसे मारा गया। शुरू से आखिर तक हर बात पुरस्रार और नाकाबिले फहम थी, मगर तुम्हारी इस काल ने ये सारी गुत्थियां सुलझा दी। ये न समझना कि मेरे तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं। मैं इस वक्त भी तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकता हूँ, ओवर। तुम गुस्से में बहक कर गलत मुहावरा बोल रहे हो। मैंने उसे सुलगाने के लिए खुशगवार लहजे में कहा, किसी ठिकाने की ईंट से ईंट बजाने का ख्वाब देखने वाला कराची के हवाई अड्डे पर खुदकुशी कर चुका है। तुम्हारा K9 मिशन इन बारूदी पेटियों में दफन हो चुका है, जिनके रिमोट कंट्रोल तुमने अपनी दुम से बांधे हुए हैं। तुम्हारे आदमियों को मालूम हो चुका है कि तुम चीफ के बहरूप में डेविड स्टार वाले रास अल्मैंडा हो। ब्लैक हाक अपने ऑपरेटर्स पर मेरी आवाज सुन रहा होगा, वह मेरी इन बातों की तस्दीक करेगा। यहाँ इतने जूते खाने के बाद तुम अपने किस तरकश का जिक्र कर रहे हो, यह मेरे लिए नाकाबिले फहम है। हिम्मत है तो कोई वार करके देखो, ओवर। मैं जानबूझकर इसे इस्ताल दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जवाब में उसकी आवाज बदस्तूर भारी और सख्त थी। जेफ मिलर की गद्दारी के नतीजे में मिलने वाली इत्तफाकी कामयाबियों पर इतराने की कोशिश मत करो। मेरे मंसूबे कभी नाकाम नहीं होते। मेरी कार्रवाई के नताइज तुम्हारे सामने आएंगे तो दहशत से तुम ठिठर कर रह जाओगे। मेरे रास्ता काटने वाले कभी सुख से नहीं मर सकते। मैं जिमी लॉयड या जिम क्लार्क नहीं, रास अल्मैंडा हूँ। मेरी शोहरत से तुम्हारी नस्ल के बड़े बड़े थराते हैं। ब्लैक हाक ये जानकर के वो मेरे लिए काम कर रहे फखर से फूल क्या होगा, ओवर। अभी नहीं फूला। एक आध रोज उसकी बेगौर काफिल लाश इस शहर के किसी वीराने में पड़ी रहेगी तो वो खुद ब खुद फूल जाएगा। और आइए न भूलो कि सख्त जान जेफ मिलर जब तक अपनी टांगों पर खड़ा होने के काबिल था तुम्हारा इनाम लेवा था, मगर एक टांग से महरूम होने के बाद वो दहशत से ज़दा हो गया। तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि इस जैसे नामवर और तजर्बेकार इंस्पेक्टर को बेबसी के एहसास में मुबतला करना आसान काम नहीं था। तुम एक एक करके अपने साथियों को खोते जा रहे हो। ब्लैक हाक और व्हाइट हाक ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगे। मुझे मालूम है कि तुम्हें मुजरमों और शदीद तरीन हथियारों ही की नहीं, सफारती मराहत की आड़ भी हासिल है। चीफ और रास अल्मैंडा बनकर तुम यहाँ खून की होली खेलने के मंसूबे बना रहे हो, लेकिन जब कानून का आईनी हाथ तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगा तो तुम बिलबिला कर रॉडनी यार्क बन जाओगे। मैं तुम्हारे फरार की सारी राह मसदूद कर देंगे। मैं तुम जैसे सफाक और आलमी दहशत गर्द को
कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए किसी रुकावट की परवाह नहीं करूंगा। मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन पर जम गया तो तुम्हारा मन का तोड़ कर ही हटेगा। एलन समरियाल तुम्हारी लाश पर गवाही देगा कि तुम राडनी आर्क नहीं रास अलमेडा हो। ओवर। इन्हीं कुछ फहमियों में डूब कर नाचते रहो। इस बार रास अलमेडा की आवाज में बेसाख्ता तल्खी होत कर आई। वो कह रहा था, एलन मर चुका है। अब तुम इस सरजमीन पर मेरे खिलाफ मरकर भी कोई गवाह तलाश नहीं कर सकोगे। मैं वही रहूंगा जो मेरा दावा होगा। तुम जो कुछ जान चुके हो वही तुम्हारी मौत के लिए काफी है। ओवर। मुझे मालूम था कि इस ऑपरेटर्स पर वो मेरी और उसकी पहली और आखिरी गुफ्तगू थी। वो दोबारा मेरी दहशतनाक धमकियां सुनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं उसे इसी बार पूरी तरह हरासा करने की कोशिश में मसरूफ था। इस खबीस ने K9 के अलावा भी अपने दूसरे शैतानी मंसूबों का जिक्र किया था। वो इसकी खोखली धमकी भी हो सकती थी, मगर मैं कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। तो मरने से पहले अपने दिल की भड़ास निकालते रहो। आखिरी फैसला किसी भी वक्त हो जाएगा। मर्द हो तो मैदान से ना भागना। तुमने एलन की कमीनगाह पर अपनी बदहवासियों से मुझे बहुत मायूस किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि डेविड स्टार का खालिक अपने बदन से खून की 2 बूंदें बहते ही किसी खारिजदा कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग निकलेगा। ओवर। तुम अब हज़ियान बक रहे हो। कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हारी राह पर लग चुका हूं। अब इस ऑपरेटर्स पर भी तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकोगे। मैं इसकी बैटरी निकाल दूंगा। अब तुमसे दो बदू मुलाकात होगी। मैंने समझ लिया है कि तुम राय रास्त पर आने वालों में से नहीं हो। ओवर एंड ऑल। मैंने मुस्कुराते हुए ऑपरेटर साफ कर दिया। सबके चेहरों पर गंभीर संजीदगी छा गई थी।